टुडे वी आर गोइंग टू डू सम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस प्रॉब्लम जो कि जेई मेंस में जनरली आए हुए हैं, ठीक है। तो जेई मेंस का हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस जब प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ जनरल प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि ऑलरेडी जैसा कि मैंने कहा जेई मेंस में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा होगा प्रॉब्लम सेशन 4। 3 प्रॉब्लम सेशन हमने पहले ही कर लिया है, ये चौथा है। The angle of elevation of the top of a vertical tower of the top of a vertical tower standing on a horizontal plane is observed to be 45 degrees, is observed to be 45 degrees from a point A on the plane, from a point A on the plane. Let B be the point 30 meters vertically above the point A. Let B be a point 30 meters vertically above the point A. If the angle of elevation of the top of the tower, if the angle of elevation of the top of the tower from B be 30 degrees, then the distance in meters, then the distance in meters of the foot of the tower from the point A is A 15 into 3 plus root 3, B 15 into 5 minus root 3, C 15 into 3 minus root 3, and D 15 into 1 plus root 3. Now this is a problem of height and distances from JEE Mains 2019. चलिए अब इसको भाई कैसे बनाएं हम। नाउ कोई भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द फिगर देन योर 50% प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड। आपने अगर फिगर बना लिया तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया उसी समय 50%। तो चलिए हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का प्रॉब्लम बनाने के लिए लाइन बाय लाइन हमें रीड करना होगा इसको, क्योंकि उसको यूज करके वी आर एबल टू ड्रॉ द एग्जैक्ट फिगर. So the angle of elevation of the top of a vertical tower standing on a horizontal plane is observed to be 45 degrees
फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द प्लेन, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है जैसे कि ग्राउंड, उस पे एक टावर स्टैंड कर रहा है, किसी पॉइंट ए से जो कि उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है यानी कि ग्राउंड पे है हमारे लिए अभी, किसी पॉइंट ए से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्रीज, ठीक है। अब कह रहा है कि लेट बी बी ए पॉइंट टू पॉइंट 30 मीटर्स वर्टिकली अबव द पॉइंट ए। बी कोई पॉइंट है जो कि ए से 30 मीटर वर्टिकली ऊपर पे है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी बी 30 डिग्रीज, तो वो जो वर्टिकली ए के वर्टिकली 30 मीटर ऊपर जो पॉइंट बी है वहां से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्रीज। देन द डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए इज व्हाट। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा ये टावर है इस तरह से, ठीक है, और यहां पे कहीं हमारा जो ये पॉइंट ए है वो यहां पे कहीं पे है। यहां से जो है थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि एंगल 45 डिग्री ही है ऐसे। चलिए ये ए से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊंचाई की तरफ देख रहा है 45 डिग्री। ये हमारा P और Q टावर है, हाइट मान लेते हैं h है हमारा, ठीक है। अब ये 45 डिग्री है तो साफ साफ है कि ये भी 45 होगा, अभी आपको पता चल जाएगा, आपको इनफैक्ट पता भी होगा, मैंने बताया है 1045 डिग्रीज का यूज करके। चलिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहां से इस पॉइंट A से इस टावर की दूरी क्या होगी। सबसे पहले तो ये देखिए दिया हुआ है कि B इज ए पॉइंट 30 मीटर्स वर्टिकली अबव द पॉइंट A से 30 मीटर ऊपर वर्टिकली ये पॉइंट मान लेते हैं यहां पे B है। अब एक चीज ध्यान में रहे, यहां पे दिया हुआ है, आपको तो नहीं पता है ना कि B जो है, ये जो AB है ये इस टावर से ऊंचा है या नीचे है, दिस इज समथिंग you don't know, but in this same problem you have already given that the angle of elevation of the top of the tower from B be 30 degrees। B से angle of elevation टावर का बन रहा है यानी कि B से भी हम टावर का जो टॉप है उसको ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, यानी कि डेफिनेटली जो ये AB है वो इस टावर से छोटा है, तभी तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा ना इसके टॉप पे। ये हो गया इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री। ए बी कितना है 30 मीटर, ए बी 30 मीटर है, तो ये जब 30 मीटर है तो डेफिनेटली ये जो होगा ये भी 30 मीटर होगा, और सिर्फ ये जो होगा ये h माइनस 30 होगा, क्योंकि ये पूरा h है तो इस सिर्फ Q और यहां मान लेते हैं ये पॉइंट K है, तो Q और K कितना होगा h माइनस 30। अब चलिए फ्रॉम ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ से अगर देखें तो tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू PQ परपेंडिकुलर बाई बेस, सो AP, PQ कितना है हमारा हाइट बाई AP, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई AP, दैट इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू h। यही चीज मैंने लिख दिया था। तो जब भी ये 45 डिग्री का एंगल बने और tan का यूज करें ना तो बेस को हाइट के बराबर कर देना है वहीं पे, इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस एंगल का तो हमने काम कर लिया। अब ये h है तो डेफिनेटली ये पूरा ABKP इज अ रेक्टेंगल, सो ये भी h होगा, ये 30 और ये भी 30 होगा। तो ट्राइंगल BKQ, ट्राइंगल BKQ में देखिए tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू KQ बाई BK। KQ कितना है हमारा, KQ है हमारा h माइनस 30 डिवाइडेड बाई BK। BK है हमारा h, हम देख पा रहे हैं tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 इज इक्वल टू h माइनस 30 बाई h, दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू √3h माइनस 30 √3, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह कम हो रहा है,
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से मैं कर देता हूँ। दैट इम्प्लाइज इस h को एक तरफ ले आएंगे और बाकी जो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटी है एक तरफ रहने देंगे, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 30√3 डिवाइडेड बाई √3 - 1। देखिए ट्रांसपोज करेंगे, ये 30√3 को एक तरफ ले आएंगे तो वो हो जाएगा 30√3। अब √3h इधर है, इसी साइड में h को भी ले जाएंगे तो हो जाएगा √3h - h, उसमें से h कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा √3 - 1। सो h इज इक्वल टू दिस बाई √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √3 - 1 सॉरी +1 बाई √3 + 1 हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू, इसको जब ऊपर में 30 को बाहर रखते हैं और √3 से √3 + 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 + √3 डिवाइडेड बाई नीचे a - b इंटू a + b, a² - b²। सो 3 - 1 2, 2 से 15 बार काटेंगे, 15, 3 + √3। अब ये हाइट आ गया हमारा कितना, 15 इंटू 3 + √3। बट हम देख पा रहे हैं कि जो हाइट है वही तो AP की दूरी है, AP का भी लेंथ तो वही है, और यही तो हमसे पूछा जा रहा है ना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट A which is equal to h. So h is this, therefore the required distance is also this. So आपका आंसर हो जाएगा A, 15 इंटू 3 + √3। देखा आपने, मेंस में इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से टफ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। Problem number 2. ABC is a triangular park with AB is equal to AC is equal to 100 meters. A vertical tower is situated at the midpoint of BC. A vertical tower is situated at the mid point of BC if the angles of elevation the angles of elevations of the top of the tower at A and B are cot inverse 3√2 and cosec inverse 2√2। जिसको ये इन्वर्स फंक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बट जिनको नहीं है मैं बता दूंगा कि इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आपको नहीं बताया है इसलिए। चलिए respectively then the height of the tower, then the height of the
tower in meters is A 25, B 20, C 10√5 and D 100/3√3। आसान सा प्रॉब्लम है बट क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, अच्छे क्लास का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है आपको, ये भी जेईई मेंस 2019 का है, जेईई मेंस 2019। Now the problem says ABC is a triangular park with AB is equal to AC is equal to 100 meters। ABC एक कोई ट्राइंगुलर पार्क है, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह का एक, ये जो है हमारा एक ट्राइंगुलर पार्क है A B C, जहाँ की AB और AC दोनों 100 मीटर के बराबर है। सो इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो डेफिनेटली है। नाउ ए वर्टिकल टावर इज सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC के मिड पॉइंट पे एक वर्टिकल टावर सिचुएटेड है। अब ये 3D फिगर होगा तो एग्जैक्ट तो हम लोकेट दिखा नहीं सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक वर्टिकल टावर है, P जिसका बॉटम है यानी कि ग्राउंड पे है और Q जिसका टॉप पे है, ठीक है। If the angles of elevation of the top of the tower at A and B are cot inverse 3√2 and cosec inverse 2√2 respectively, जो कि एंगल्स ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप का यानी कि Q का A से और B से, वो है cot inverse 3√2 and cosec inverse 2√2। Then the height of the tower in meters is what? ठीक है भाई, सबसे पहले ये जो फिगर है इसको यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं, फिर जो हमारा ट्रायंगल बनेगा सेपरेट ट्रायंगल्स उसको हम अलग अलग भी बनाएंगे। चलिए, सो ए से इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, ये जो एंगल है ये मान लेते हैं अल्फा है मेरा, अल्फा यानी कि कॉट इनवर्स 3√2, अभी मैं लिख दूंगा यहां पे। और बी से जो एंगल बन रहा है वो है कॉसेक इनवर्स 2√2। बी से एंगल यानी कि ये इस तरह से यहां से ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बन रहा है बीटा, और बीटा मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स 2√2 होगा। नाउ आवर फिगर इज रेडी। चूंकि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये डिफरेंट प्लेन्स में है तो इनको हम सेपरेटली भी बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बनाते हैं AQP को। PQ तो हमारा टावर है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से PQ, और ये हमारा A है, यहां से ये बन रहा है हमारा अल्फा। अल्फा क्या है कॉट इनवर्स 3√2। अब समझ में आया। उसी तरह जो एक और हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है QP, और चूंकि B से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो PB, और ये जो है हमारा ये बन रहा है बीटा, ये है कॉसेक इनवर्स 2√2। हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये जो है ये थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया है, इसको सुधार देते हैं हम लोग। इस तरह से ये लाइन गया है, ठीक है। अब एक चीज यहां से देख लीजिए, ये जो चूंकि ये टावर PQ वर्टिकली खड़ा है ना, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि अगर हम साफ साफ दिख रहा है यही तो ट्राइंगल है QP और B, तो ये जो QPB है वो कितना है 90 डिग्री है। वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि फिगर को कैसे पहचानते हैं।
वर्टिकली खड़ा है ना, तो ग्राउंड से तो 90 डिग्री ही बनेगा। अब चलिए, अब थोड़ा सा ये जो इन्वर्स में एंगल दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। अगर अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3√2 है, दैट मीन्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3√2 हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। उसी तरह बीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2√2 है, तो कॉसेक बीटा इज इक्वल टू 2√2 हो जाता है। इस तरह से ये होता है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो इनवर्स में तो इसी तरह से होता है। मतलब मान के चलना है कि इसको सपोज कर लेना है कि ये 1/कॉसेक है और फिर कॉसेक बीटा से इस तरह से जुड़ गया मल्टीप्लीकेशन में, बशर्ते ये मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉसेक बीटा है, किसी एंगल बीटा का कॉसेक है। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अज्यूम किस तरह से करना है। सो फॉर नाउ इस तरह से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस कोई भी रहे तो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू ये हो तो जो इनवर्स वाला हो वो अल्फा एंगल के साथ जुड़ जाता है और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो इधर रह जाता है। उसी तरह यहाँ भी होता है। अब चलिए इस ट्राइंगल से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इस ट्राइंगल से हमारा हो जाएगा कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि AP बाई परपेंडिकुलर BQ यानी कि H। कॉट अल्फा आपका कितना है 3√2 इज इक्वल टू AP बाई H। सो AP इज इक्वल टू 3√2H। ये आ गया। उसके बाद इस ट्रायंगल में देखते हैं कॉसेक बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। किसी एंगल का कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। सो हाइपोटेनस क्या है BQ बाई परपेंडिकुलर PQ, अभी भी H। कॉसेक बीटा 2√2 BQ बाई H, दैट इम्प्लाइज BQ इज इक्वल टू 2√2H। हमारा AP और BQ निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट कैसे निकाले भाई, हमारे पास ना BQ का पता है ना AP का पता है, और प्रॉब्लम में भी कहीं इस तरह का कुछ और दिया नहीं हुआ है, बस ये एंगल दिया हुआ। और एक चीज और दिया हुआ है कि AB और AC 100 मीटर है, तो हमें AB या AC का भी यूज करना है यहाँ पे। देखिए अब ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP में देखते हैं प्रॉब्लम्स में। जब प्रॉब्लम में जितना कुछ है ना, जब तक प्रॉब्लम नहीं बने तो जितना कुछ गिवन है सबका यूज कर लेना है। कैसे करना है ये अपने आप आपको पता चलता जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ABP एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा सकते हैं। तो जब वो लगाएंगे तो क्या होगा, AB² इज इक्वल टू AP² प्लस BP² होगा। ये तो होगा हमारा। अब एक चीज और देखिए, जो ये ट्राइंगल है BPQ, ये भी तो भाई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां भी हम पाइथागोरियन थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते हैं, लगा देते हैं। यहां भी लगा के देख लेते हैं कि क्या आता है। तो जब इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो हमारा आएगा BQ² इज इक्वल टू BP² प्लस H² यानी कि PQ²। अब ध्यान में रहे, एक हमारा ये इक्वेशन आ रहा है और एक ये आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें दोनों का इस्तेमाल करना है, दोनों का यूज करना है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं। सॉरी, बीच में लाइट कट गई थी, इसीलिए मुझे कैमरा को कनेक्ट करना था इन्वर्टर वाले सॉकेट में। ठीक है, तो हमने देखा कि जितना भी गिवन सर्कमस्टांसेस है प्रॉब्लम में, उन सबको हमें एक एक करके यूज करना है जब तक कि प्रॉब्लम बन नहीं जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी सर्कमस्टांस दिए होते हैं एग्जामिनेशंस के प्रॉब्लम्स में, वो सिर्फ आपको आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए दिए हुए होते हैं, तो सबका काम नहीं लगता है। तो इस चीज़ को याद रखें, बट यहाँ पे हमें लगने वाला है। अब हमने ये जो ट्राइंगल है ABP से यहाँ से निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, AB² इज इक्वल टू AP² प्लस BP², राइट। और ये जो BPQ है यानी कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इससे हमने निकाल लिया BQ² इज इक्वल टू BP² प्लस H²।
चलिए भाई, यहां तक तो हमने कर लिया है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका यूज करते हैं, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। नाउ हमें बी क्यू पता है, ठीक है, हमें बी क्यू पता है, ए पी भी पता है, बट बी पी नहीं पता है। तो क्यों नहीं बी पी हम यहां से निकाल लें, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या होगा, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। बी क्यू कितना है, 2√2h, 2√2h का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये हमारा आ गया बी पी स्क्वायर का वैल्यू। अब भाई चलिए, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ए पी इज इक्वल टू 3√2h, तो 3√2h होल स्क्वायर। बी पी स्क्वायर कितना आया है यहाँ से, 2√2h का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो 2√2h होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहां भी। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18h स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। 18 और 8 26 और एक गया इसमें से 25h स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ये कितना आएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 डिवाइडेड बाई 25। इसको जब हम काटेंगे तो आएगा हमारा 400। दैट मीन्स h इज इक्वल टू √400। डेफिनेटली प्लस माइनस वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि हमें लेंथ निकालना है। लेंथ नेगेटिव में क्यों निकालें हम। ये आ गया हमारा 20 मीटर्स। हाइट कितना आ गया, 20 मीटर्स। और हमसे पूछ क्या रहा है कि हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, डेफिनेटली 20 इज योर आंसर। तो आपने देखा ये अच्छा प्रॉब्लम था। अच्छा इस सेंस में था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिगर जो है ना हमारा ऑकवर्ड तरीके से बन रहा था। बट हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी फिगर ऑकवर्ड तरीके से बने ना, तो जितने उसमें से ट्राइंगल है सबको हम सेपरेटली इस तरह से बना के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3। इसका लग रहा है इंक खत्म है। लेट ए वर्टिकल टावर ए बी, लेट ए वर्टिकल टावर ए बी have its end A on the level ground, have its end A on the level ground. Let C be the midpoint of AB, be the mid point of AB, and P be a point on the ground such that AP is equal to 2AB. If angle BPC is equal to beta, then tan beta is equal to A 6/7, B 1/4, C 2/9, D
4/9। ये जो प्रॉब्लम है ये है मेंस 2017 का, जेई मेंस 2017 का। So the problem says let a vertical tower AB have its end on the level ground. Level ground यानी कि हमारे लिए horizontal plane साफ साफ लिखा हुआ है कि ground है, जो कि नॉर्मली हर केस में होता भी है। So AB एक vertical tower है ground पे, जिसका जो end A है वो ground पे है, तो obviously B इसका top होगा। Let C be the midpoint of AB and P be a point on the level ground such that AP is equal to 2AB. C जो है उसको मान लिया गया है कि AB का मिड पॉइंट है और P ग्राउंड पे एक ऐसा पॉइंट है कि AP इज इक्वल टू 2AB हो रहा है, और दिया हुआ है कि इफ एंगल BPC इज इक्वल टू बीटा, BPC एंगल बीटा दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ tan बीटा इज व्हाट। चलिए भाई सबसे पहले हम अपना वर्टिकल टावर यहाँ पे इस तरह से बना के तैयार कर लें, A और ये B। अब कहा गया है कि P इज ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि A के सामने कहीं पे होगा, A के साथ यहां पे मान लेते हैं हमारा पॉइंट P है। अब एंगल BPC, C जो है मिड पॉइंट है AB का, एंगल BPC बीटा दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, हम एंगल A, P और C को अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो एंगल APB क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला है जो कि आना चाहिए। डेफिनेटली अभी तक मैंने वो फॉर्मूला नहीं आपको बताया है, क्योंकि वो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस फॉर सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स के लिए होता है, जो कि हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, उसमें वही सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो हमने कुछ दिनों से ट्रिगोनोमेट्री छोड़ रखा था और हम अलजेब्रा कर रहे थे, तो वो सब कुछ अभी मैंने आपको नहीं बताया है, नेक्स्ट क्लास से वही सब मैं बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा, किसी एंगल अल्फा और बीटा के लिए tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम ये पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंसेस के लिए, तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे। चलिए, अब भाई हमारा दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू 2AB, AP इज इक्वल टू 2AB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, AP इज इक्वल टू 2AB हमारा दिया हुआ है। सो tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या है, tan APB, tan APB, तो ये वाला पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा का मतलब, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज AB बाई बेस, दैट इज AP। tan अल्फा सिर्फ इस एंगल को देखना है, तो सिर्फ ये वाला एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल में बन रहा है AP और C में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू AC परपेंडिकुलर बाई AP बेस, तो tan अल्फा AC बाई AP प्लस AC बाई AP प्लस tan बीटा। tan बीटा तो हमें फाइंड ही करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 माइनस tan अल्फा अगेन AC बाई AP इंटू tan बीटा। अब भाई AC बाई AP क्या होगा, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं, AC बाई AP, कुछ नहीं करना है, AC बाई AP। अब देखिए, चूंकि C जो है AB का मिड पॉइंट है, तो AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ AB तो होगा ही, ये तो होगा ही हमारा ना, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सो अगर हम AC को सब्सटीट्यूट करें, AC इज इक्वल टू हाफ AB, और AP इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, 2AB, तो यहाँ पे 2AB रख लें, ये और ये कट गया, आएगा 1/4। सो AC बाई AP इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है हमारा। बट AP इज इक्वल टू अगेन 2AB, लिख देते हैं यहाँ पे 2AB, AC बाई AP 1/4 प्लस tan बीटा 1 माइनस 1/4 इंटू tan बीटा
ए बी और ए बी यहाँ से कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू 1 + 4 tan बीटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस tan बीटा, दैट इम्प्लाइज, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस tan बीटा इज इक्वल टू 2 + 8 tan बीटा। tan बीटा को एक तरफ ले आएंगे तो 8 tan बीटा, ये tan बीटा उधर जाएगा तो 8 और 1 9 tan बीटा, और ये इधर आएगा, हो जाएगा 2। सो दैट इम्प्लाइज 9 tan बीटा इज इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज tan बीटा इज इक्वल टू 2/9। सो 2/9 इज योर आंसर। तो आपने देखा कि आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपको प्रॉब्लम को पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, जैसे ही फिगर आपने बनाया प्रॉब्लम सॉल्व। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में मेंस में तो इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं जनरली, बट एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और वहां पे जैसे प्रॉब्लम आएंगे उसके लिए अभी ट्रिगोनोमेट्री में आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है। उसके बाद हम लोग उस तरह के एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं बाय द वे। If the angle of elevation of a cloud, if the angle of elevation of a cloud from a point P, from a point P which is 25 meters above a lake, 25 meters above a lake, be 30 degrees, and the angle of depression of reflection of the cloud in the lake from P be 60 degree. Then the height of the cloud, in meters from the surface of the lake, is A 50, B 60, C 45 and D 42। चलिए भाई इसको बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि कोई क्लाउड है, बादल, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी पॉइंट P से, ऑब्वियसली P ग्राउंड पे हम समझ लेते हैं, जो लेक है उस लेवल के साथ, लेक के सरफेस के लेवल के साथ, which is 25 meters above a lake be 30 degrees। बट यहाँ पे P को हम ग्राउंड पे तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि लेक के सरफेस से वो 25 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ग्राउंड से 25 मीटर की ऊंचाई पे ही P को हमें रखना है। तो वहां P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक फ्रॉम P भी 60 डिग्रीज। अब जो लेक में उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है ना,
उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अब डेफिनेटली क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर पानी के नीचे बनेगा, पानी लगेगा कि पानी के नीचे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 60 डिग्रीज है पी से, उसी क्लाउड का। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड इन मीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज व्हाट। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम लेक बना लेते हैं। ये हो गया हमारा लेक का सरफेस, ठीक है। पी एक पॉइंट है यहां पे जो कि 25 मीटर की ऊंचाई पे है लेक के सरफेस से। क्लाउड मान लेते हैं हमारा यहां पे है, ये हमारा क्लाउड, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है फिजिक्स में, तो अगर ये एच है तो ऐसा होता है कि पानी के नीचे जो इमेज बनता है उसका भी हाइट कितना होता है, इसी हाइट के बराबर होता है, तो ये हाइट भी एच ही बनेगा। ये हो गया हमारा सी डैश। सी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लाउड के, इस पॉइंट क्लाउड ये जो क्लाउड है उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें सी डैश के रूप में दर्शाया जा रहा है। इसको ज्वाइन कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मान लेते हैं कि ये x है, ये a, ये p, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं b, और यहाँ से जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक फ्रॉम पी भी 60 डिग्रीज। और यहाँ से जो क्लाउड का जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्रीज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया हमारा। अब ये 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर होगा यहां से यहां तक। ये पूरा क्या है, ये पूरा हमने मान लिया है कि h है यहां तक, तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा, h माइनस 25। कोई दिक्कत, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट K, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी x माना तो ये भी हमारा x हो जाएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए के सी डैश इज इक्वल टू एच प्लस 25 होगा। के सी डैश एच और ये 25 को जोड़ेंगे वही होगा। चलिए भाई, सबसे पहले ट्राइंगल पी के सी को देखते हैं। पी के सी tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि के सी बाई बेस यानी कि पी के, 1/√3 इज इक्वल टू के सी। के सी कितना है, h माइनस 25, कोई दिक्कत यहां से भी नहीं है, डिवाइडेड बाई पी के यानी कि x। सो x इज इक्वल टू √3h माइनस 25√3। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, अब हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बचा, ट्राइंगल पी के सी डैश। ट्राइंगल पी के सी डैश tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि के सी डैश डिवाइडेड बाय बेस यानी कि पी के। कोई यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 √3 के सी डैश हमारा कितना है, h प्लस 25, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई पी के हमने x तो मान ही रखा है, ठीक है भाई। ये हो गया √3x इज इक्वल टू h प्लस 25। √3x का वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये तो हो जाएगा √3h माइनस 25√3 इज इक्वल टू h प्लस 25। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3h माइनस 25 75 इज इक्वल टू h प्लस 25। h को एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 75 और 25 100, h इज इक्वल टू 50। सो 50 मीटर आपका क्या होगा, हाइट होगा क्लाउड का लेक के सरफेस से। वही हमसे पूछा जा रहा है, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज व्हाट।
50 मीटर, वही 50 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वालिटी प्रॉब्लम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम जो है जेई मेंस, ज़्यादातर 2019 का ही प्रॉब्लम उठाया है मैंने, जेई मेंस 2019। ठीक है, और भी प्रॉब्लम आपको बताते चलूँगा मैं, फिलहाल के लिए इतना ही मुझे मिला तो ये मैंने उठा दिया। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं आज। अब इस क्लास के बाद कुछ दिनों तक हम थियोरेटिकल क्लासेस करेंगे और फिर प्रॉब्लम सेशंस को शुरू करेंगे, कुछ चैप्टर्स खत्म करके, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जल्दी से मैं ट्रिगोनोमेट्री में जितना इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको मैं ख़त्म करूं और उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपका शुरू कर दूं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को ख़त्म करने के बाद हम लोग कैलकुलस की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं कैलकुलस जानबूझ के शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस अच्छे से पढ़ने के लिए ना आपको ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए और आपको अलजेब्रा थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, फिर कैलकुलस पढ़ने का मज़ा कुछ और होगा। नहीं तो अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलस में हाथ लगा दिया ना, फिर दिक्कत होगी आपको। ऐसा नहीं है कि कैलकुलस बहुत टफ है, अगर आपको ये सारा टॉपिक्स मैथ्स में पता है ना, अलजेब्रा अच्छे से पता है आपको, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री अच्छे से पता है, आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पता है, तो कैलकुलस उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए मैं कैलकुलस अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, क्योंकि मेरा एम है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैं बताता चलूँ। नहीं तो फिर क्या है, उसमें कुछ करना नहीं है, फंक्शंस बताने लगूंगा आपको सीधे डेफिनेशन और ये सब कुछ, उससे फायदा नहीं है कुछ। पांच, ए मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ए वर्टिकल पिलर। ए मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ए, ये अच्छा क्वेश्चन है, vertical pillar in a straight path at a uniform speed, in a straight path at a uniform speed at a certain point A on the path, certain point A on the path, he observes that the angle of elevation, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar, of the top of, कितने बच्चे प्रॉब्लम लंबा होता है ना तो देख के ही छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना है। जब प्रॉब्लम ज़्यादातर सिचुएशन में प्रॉब्लम जितना लंबा होता है ना, उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान। ऑफ द पिलर इज 30 डिग्रीज। After walking for 10 minutes in the same direction, after walking for same, walking for 10 minutes, for 10 minutes in the same direction at a point B, at a point B, he observes that the angle of elevation of the top of the pillar is 60 degrees. He observes that
the angle of elevation of the top of pillar is 60 degrees. Then the time taken in minutes, then the time taken in minutes by him from B to reach the pillar is A 6, B 10, C 20 एंड D 5. मिनट में है ये सारा कुछ. 6 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट. सबसे पहले तो हम वर्टिकल पिलर बना लेते हैं अपना यहाँ पे. ठीक है. एट ए सर्टेन पॉइंट A ऑन द पैथ एक आदमी है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है. पिलर का टॉप Q, बॉटम P. ये पाथ है, स्ट्रेट पाथ है जो कि पिलर के तरफ जाता है. कहा जा रहा है कि एट अ सर्टेन पॉइंट A ऑन द पैथ ही ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री. किसी पॉइंट A पे, A से जो इस पिलर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री. अब कह रहा है कि 10 मिनट तक इसी डायरेक्शन में चलने के बाद, मान लेते हैं 10 मिनट में कहीं यहाँ पे पहुंचा है आदमी, जो भी आदमी वॉक कर रहा है, और ये हमारा पॉइंट B है, क्योंकि 10 मिनट वॉक करने के बाद इसी डायरेक्शन में B तक पहुंचता है और वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑब्जर्व करता है पिलर के टॉप का, वो है 60 डिग्री. सो ये कितना है आपका? 60 डिग्री. देन द टाइम इन मिनट्स, टाइम टेकन इन मिनट्स बाय हिम फ्रॉम B टू रीच द पिलर इज व्हाट? तो B से P तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है. अपने आपको फिजिक्स, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मोशन इन वन डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा. अब यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड इज कांस्टेंट. चलिए भाई, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा कुछ, सबसे पहले तो इसका हाइट हम h मान लेते हैं, AB को हम मान लेते हैं x. ठीक है. चलिए, अब सबसे पहले एक चीज देखिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट बाई BP बेस. हाइट कितना है? QP बाई BP. QP कितना है? h हमने मान लिया है और BP को BP ही रहने देते हैं. tan 60 डिग्री √3 h बाई BP. दैट इम्प्लाइज BP इज इक्वल टू h√3. BP कितना आ गया हमारा? h√3. चलिए भाई, BP h√3 आ गया. अब tan 30 डिग्री यानी कि APQ, इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री को देखते हैं. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई बेस यानी कि AP. tan 30 1 बाई रूट थ्री इज इक्वल टू PQ, जो कि हमने h माना है, और AP क्या हो जाएगा? AB प्लस BP यानी कि x प्लस BP. कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं. सबसे पहले ये देखिए कि भाई स्पीड तो कांस्टेंट है हमारा, तो स्पीड तो हर जगह सेम रहेगा, यानी कि स्पीड A से B तक आने में जितना लगा, जिस स्पीड में वो चल रहा है उसी स्पीड में वो B से P तक चलेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है हमारा, तो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है. अब देखिए, नाउ सबसे पहले हमें ये देखना है कि A से B तक वो कितने देर में पहुंचा? 10 मिनट में. तो A से B तक का हमारे पास टाइम दिया हुआ है कितना? 10 मिनट. मान लेते हैं जो स्पीड है वो हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है डिवाइडेड बाई टाइम. टाइम कितना है? 10 मिनट. राइट. टाइम कितना है हमारा? 10 मिनट. ये हमारा स्पीड आ गया. ठीक है. स्पीड हमारा हर जगह यही रहेगा, स्पीड यही, डिस्टेंस बाई टाइम हर जगह हमारा स्पीड यही रहेगा.
अब चलिए भाई, अब एक और चीज हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स इन द सेम डायरेक्शन एट ए पॉइंट बी यू ऑब्जर्व सर। अब कोई भी डेटा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दिया हुआ है, क्योंकि सारे डेटा का हमने यूज कर लिया है। 30 डिग्री और 60 डिग्री, यही दोनों हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा एग्जैक्टली दिया हुआ था। अब हमें अपने इंट्यूशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा हमारा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और जगह यहाँ पे तो है ही ना, यहीं पे कर देते हैं। x प्लस बी पी इज इक्वल टू h√3। अब चलिए, x यहाँ पे हमारे पास x है, हमारे पास bp यहाँ से आया हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, h√3 माइनस bp। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, h√3 माइनस bp। चलिए भाई, हमें इसी डिस्टेंस को निकालना है। ये जो bp है हमारा, उसी डिस्टेंस को हमें निकालना, क्योंकि भाई डिस्टेंस निकल जाएगा तो स्पीड हमें पता ही है, टाइम हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए, bp इज इक्वल टू कितना है, h√3। x इज इक्वल टू, यहां से देखिए, यहां से हम जो है कुछ x प्लस बी पी इज इक्वल टू, ये तो वही चीज आ जाएगा ना फिर से। tan 30 इज इक्वल टू पी क्यू बाई ए पी हमने किया, tan 30 1/√2, पी क्यू हमारा हो गया h डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू x प्लस बी पी। चलिए, तो यहाँ पे इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब क्या किया जाए, अब आगे जो है हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से स्पीड तो इसका पता है, हमें सिर्फ bp चाहिए। bp हमें पता है, यहाँ से मिल चुका है एक्चुअली, bp इज इक्वल टू h√3 हमें मिल चुका है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि bp डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, टाइम हमें निकालना था, bp डिस्टेंस जिस टाइम में पहुंच रहा है b से p तक, वो टाइम निकालना था। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू bp बाई स्पीड। bp कितना है, h√3, स्पीड कितना है हमारा, x बाई रूट, सॉरी कहाँ गया, bp h√3 और s, स्पीड कितना है, x बाई 10। बट x हमें पता है क्या, अभी तक x हमें नहीं पता है। बट यहां से देखें अगर हम, तो यहां से x तो हमारे पास है, अवेलेबल है, लेकिन अगर bp का वैल्यू, bp हमारा कितना आ रहा है, देखिए यहां से मैंने क्या किया, bp इज इक्वल टू h√3 कर दिया, यहाँ पे h बाई √3 होगा, यही गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे bp इज इक्वल टू h बाई √3 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब x हमें यहाँ से पता है, x कितना होगा, यहाँ से x हो जाएगा, x इज इक्वल टू h√3 माइनस bp। ठीक है, h√3 माइनस bp इज इक्वल टू h बाई √3। ये देखिए, यहाँ भी bp का मैंने गलत ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसको अभी रखिए यहीं पे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये मैंने इसको गड़बड़ कर दिया, इसको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से, यहाँ पे ये बाई का साइन ही नहीं दिया, इसको फिर से मैं बता देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, फिगर तो आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कभी कभी इस तरह की गलती जो है ना एग्जाम में भी हो जाती है, कहीं प्लस की जगह गलती से हमसे माइनस लिखा जाता है, माइनस की जगह प्लस लिखा जाता है। जैसे डिवाइड का साइन था, मैंने नहीं दिया, और उस डिवाइड के साइन ना देने के कारण देखा आपने, पूरा प्रॉब्लम ही क्या हो गया, गलत हो गया। सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑलवेज। चलिए, सबसे पहले tan 60 हम देख लेते हैं। tan 60 बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी PQ डिवाइडेड बाई BP, राइट। tan 60 √3 डिवाइडेड बाई, सॉरी, √3 इज इक्वल टू PQ यानी कि H बाई BP।
पी। एक बार कुछ छोटा सा साइन गलती होता है ना, उसके बाद मुंह से भी हमेशा कुछ गलत ही निकलता है। यहाँ इज इक्वल टू के जगह मैं डिवाइड ही कह रहा हूँ। चलिए, सो √3 इज इक्वल टू h बाई बी पी। bp इज इक्वल टू h बाई √3। bp कितना आ गया? h बाई √3। चलिए, अब tan 30 यानी कि ये tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ बाई बेस AP। परपेंडिकुलर कितना हो गया? PQ बाई बेस AP। PQ यानी कि H, AP यानी कि AB प्लस BP, तो X प्लस BP। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू H बाई X प्लस BP। यहाँ से X प्लस BP इज इक्वल टू H√3, दैट इम्प्लाइज X इज इक्वल टू H√3 माइनस BP। BP हमारा कितना आया हुआ है? H बाई √3। उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम, तो आ जाएगा H√3 माइनस H बाई √3। ये हो जाएगा 3H माइनस H, 2H बाई √3। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पीड सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस x बाई टाइम। 10 मिनट लगता है a से b तक पहुंचने में, और स्पीड कांस्टेंट है, तो जिस स्पीड में a से b तक चल रहा है उसी स्पीड में b से p तक भी जाएगा। चलिए भाई, x कितना है हमारा? x है 2h बाई √3, 2h बाई √3, तो यहाँ पे लिख देंगे 10√3, 5 से कट गया, h बाई 5√3। सो स्पीड हमारा इतना आ गया। अब डिस्टेंस हमें BP तो पता है, डिस्टेंस BP h बाई √3 पता है, तो जो हमारा टाइम होगा, टाइम टू रीच P फ्रॉम B इज, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब BP बाई स्पीड, स्पीड मतलब h बाई 5√3। BP कितना है हमारा? h बाई √3, h बाई √3 डिवाइडेड बाई h बाई 5√3, h बाई √3 इंटू 5√3 बाई h। √3 कैंसिल, h कैंसिल, 5। सो आपका आंसर होगा 5 मिनट। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। और ये जो प्रॉब्लम है ये है जेईई मेंस 2016। कब का है ये? 2016 मेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को बनाए जाते हैं। आई होप आपको अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के एटलीस्ट मेंस के प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बहुत डेफिनेटली आपने अभी ट्रिगोनोमेट्री पूरा नहीं किया है, जब पूरा आप कर लेंगे तो आप उस तरह के एडवांस प्रॉब्लम भी बनाएंगे जो जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, या फिर बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा चौथा प्रॉब्लम सेशन था, एंड इट्स कंप्लीटेड नाउ। सो वी विल do theoretical portion, we will resume our theoretical portions that we left। तो नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिगोनोमेट्री रिज्यूम करेंगे अपना। ठीक है, सम एंड डिफरेंसेस फॉर्मूला पढ़ेंगे और आगे जो भी बचा हुआ उसको करेंगे। चलिए, आपको सब कुछ समझ में आया हो, कुछ नहीं आया समझ में तो आपको फिर से पूछ लेना है। यहाँ पे देखा आपने कि छोटा सा ये डिवाइड का साइन गलती होने से पूरा प्रॉब्लम गलत हो गया था, तो इस तरह के मिस्टेक्स पे ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने नहीं दिया है आप ऐसा मत करिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको एक ही चांस मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।